नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी चैनल के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जितना वो महत्वपूर्ण है उतना ही हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते, या फिर हमें ऐसा लगता है कि इस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि अगर ये जो टॉपिक है, जो विषय है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये कुछ क्षण के लिए भी यदि हमसे दूर हो जाए तो हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्वास यानी सांस के बारे में, और आज का जो विषय रहेगा, आज का विषय है साइंस ऑफ ब्रीदिंग। डॉक्टर साहब हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्टर साहब एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और इसके साथ ही साथ एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे अब चर्चा शुरू करते हैं आज के जो विषय है उस पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो साइंस ऑफ ब्रीदिंग है, ये क्या है, और क्या अपनी सांसों को उतना ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इस पर साइंस की तरह से हम डिटेल में चर्चा करें? देखिए, जीवन की शुरुआत जो होती है सांसों से होती है। बच्चे का जब जन्म होता है तो सांस लेता है, तभी उस लाइफ शुरू होती है जी। अगर कोई जब बच्चा जन्म के साथ सांस नहीं लिया जी, तो फिर वो लाइफ नहीं कहेंगे कि लाइफ है वहाँ पर जी। तो हम हर पल सांस लेते रहते हैं 24/7, चाहे हम रात में सो रहे हो, किसी भी कंडीशन में हो, सांसें चलती रहती हैं। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण की चीज़ है वही सबसे अधिक नेगलेक्ट हो रहा है। बिल्कुल। हम जीवन में उन चीज़ों को जरूर करते हैं जिसका थोड़ा बहुत महत्व है, लेकिन जिसका सबसे अधिक महत्व है उसको सबसे कम फोकस करते हैं, ग्रांटेड लेते हैं। जब तक सांसों की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सांसों के लेने के ढंग पर, सांसों के बारे में अवेयर होते हैं कि क्या सब कुछ मैं ठीक से चल रहा है, क्या मैं सांसें ठीक से ले रहा हूँ, सांसों की गति क्या हो, सांसों का रिदम क्या हो, सांसों को कौन से तरीके से लिया जाए। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है, बहुत बहुत गहरी है। आपके सामने मैं कुछ प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक घंटे का समय भी बहुत कम है इतने गहरे विषय को समझने के लिए। इसको समझने के लिए तो लाइफ टाइम चाहिए, पूरी ज़िंदगी आप लगाएं तो फिर आप सांसों के महत्व को, सांसों के गहरे आयाम को महसूस कर पाएंगे। लेकिन चलिए, जब जितना हम आपके साथ शेयर कर पाएँ उतना आज करेंगे। कई सारे एस्पेक्ट्स को हम देखने वाले हैं। हम स्वर योगा को देखेंगे। हमारे लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल, हमारी नाक में 2 छेद है। नॉस्ट्रिल बाईं और दाईं दोनों से श्वास का एक प्रभाव नहीं होता है। बाईं तरफ से श्वास चले तो उसका अलग प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, दाईं तरफ से श्वास चले तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। हम स्वर योगा को देखेंगे। हमारी सांस जो फेफड़े में जाती है, तो हमारा फेफड़ा काफ़ी बड़ा है, उसके निचले हिस्से में जाती है कि नहीं जाती है। अगर सांस फेफड़ों के नीचे के हिस्सों में जाए तो हमारा एब्डोमेन मूव करता है। तो क्या हम अपने पूरे लंग से सांस ले रहे हैं या सिर्फ ऊपर ऊपर से सांस ले रहे हैं, तो उसका प्रभाव है। फिर इन सांसों से हमारा मन, हमारी विचार व्यवस्था, हमारा एनर्जी लेवल, हमारा प्रोडक्टिविटी लेवल किस प्रकार जुड़ा है, उसको बात को देखेंगे। हम हारा के बारे में समझेंगे, हारा क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो चलते हैं, एक एक करके इनके बारे में बात की जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं स्वर योग पर। तो जो ये स्वर योग है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो ये जो है स्वर योग की ये वो पद्धति है जो मोक्ष की तरफ या फिर कैवल्य पद की ओर हमें ले जाती है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में आपसे जानना चाहूँगी कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, और क्या इसके कोई चरण भी होते हैं? स्वर, श्वासें, योग, यह सब अल्टीमेट पर्पस के लिए तो है ही जी। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि कोण से ही देखेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं।
मुझे बचपन की याद है कि मेरी नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर, वो सुबह जगने के बाद कौन सा पैर पहले ज़मीन पर रखना है, इसकी ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी थी। जो श्वास चल रही हो वो पैर ज़मीन पर पहले रखा जाना चाहिए। जब हम कहीं घर से निकल रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, जो श्वास चल रही हो वो पैर आगे बढ़ना चाहिए। इतना महत्व होता है। अब ये बात ऐसी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ये शुभ माना जाता है। जो ब्रेथ माइंडफुलनेस है वो अगर हमारे भीतर इस तरह से कल्टीवेट हो जाता है, तो मैं आज स्टेट ऑफ माइंड की बात करने वाला हूँ। उस जो हमारे ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती हैं, बीटा, अल्फ़ा, थीटा, डेल्टा और गामा। तो जो रिलैक्सेशन का जो पहला फेज है, जो रिलैक्सेशन में जो फेज आता है, जो हम आंखें बंद करते हैं और उस अवस्था में जा सकते हैं, जिसको अल्फ़ा स्टेट कहते हैं। तो ये अल्फ़ा अवस्था जब हम सांसों के प्रति माइंडफुल होते हैं, अवेयर होते हैं, तो जल्दी आती है। तो ये अल्फ़ा स्टेट अगर हम अपने लाइफ में कल्टीवेट बार बार करते रहें तो हमारे शरीर में स्ट्रेस होगा ही नहीं। दुनिया की 80% बीमारी, 90% बीमारी स्ट्रेस से जुड़ी हुई है। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो फेफड़े की दिक्कत हो, कोई भी। इस पर तो बहुत रिसर्च हो रखा है। सबसे बड़ा रिसर्च है हम ब्रूस लिप्टन का। कोई भी आप किसी भी जो मूल कारणों पर काम कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे तो स्ट्रेस फैक्टर है। और स्ट्रेस क्या है? ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी में बीटा का बढ़ जाना है, हाई बीटा हो जाना। अगर हम उसको अल्फा में ले आए तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, और अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो फिर बीमारी पैदा ही नहीं होगी। हम 80 से 90% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और आने से रोक सकते हैं अगर हम सही ढंग से श्वास लेना सीख लें। हमारी सांसें कैसी होनी चाहिए? किसी छोटे बच्चे को सोता हुआ आप देखें, जब वो सो रहा है तब उसका पेट हर एक श्वास के साथ कितना हिलता है। नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए, चलते हुए आपकी सांस वैसी रहे, आपका पेट उतना मूव करे ऑल द टाइम, सिर्फ सोते समय नहीं। सोते समय ऑब्जर्व करना आसान है एक छोटे बच्चे को, और अगर उसकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आया हो, ज़्यादातर बच्चों की लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो भी सकता है। एजिंग तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। प्रभाव, समाज का प्रभाव, स्ट्रेस का प्रभाव, लेकिन फिर भी पेट से सांस चलने की के प्रोसेस को बेली ब्रीदिंग कहते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, हारा ब्रीदिंग। अगर हमारे पेट से श्वास चल रही हो, पेट आगे पीछे हो रहा हो, तो आपके लाइफ में स्ट्रेस हो नहीं सकता है। आप आजमा के देखिएगा। कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, आप 2 मिनट के लिए उस गुस्से वाली जगह से हट जाइए और आप इस तरह से सांस लीजिए कि आपका पेट हिले, आगे पीछे हो। पेट से सांस लें, पेट को आगे पीछे करते हुए। उसके बाद देखिए आप गुस्सा कर नहीं पाएंगे, आपका स्टेट ऑफ माइंड ही चेंज हो जाएगा। हम अपनी बॉडी के ब्रीदिंग को बदलकर, अपनी बॉडी के फिजियोलॉजी को बदलकर हम अपने माइंड स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये समझ मेडिकल जगत की बहुत क्रांतिकारी है। उसका उपयोग करने की ज़रूरत है। हम स्ट्रेस को अर्ली स्टेज पे ही पहचान के अपने लाइफ से समाप्त करें। आराम से जब लेटते हैं या बैठे भी हो सकता है, देखिए आंख बंद करने के बाद कि आपकी सांसों से जो मूवमेंट आपके शरीर में हो रहा है वो छाती में हो रहा है कि पेट में हो रहा है। दोनों में हो सकता है, पेट में ज़्यादा हो। अगर अनजाने में तनाव की वजह से आपके जीवन से ये बात चली गई है तो अब आपको एक्टिवली उतारना पड़ेगा। कॉन्शियसली आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, एब्डोमेन ब्रीदिंग करनी है।
सुबह में, शाम में आप प्रॉपर योगा के पोस्चर में, योगा मैट के साथ या सिंपल घर में किसी भी तरह आप कर सकते हैं, लेकिन इस अवेयरनेस को कभी भी लाया जा सकता है। हम हर 2 घंटे पे भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी डीप ब्रीदिंग का थोड़ा सा और फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रैक्टिकल। आप सीधे होकर बैठ जाएं, दोनों हाथों को आपस में टच करते हुए, जेंटल टच करते हुए रखें या अलग अलग अपने पैरों पर रख लें। क्रॉप ऐसे आप क्रॉस ना करें और टाइट ना रखें, रिलैक्स रखना है। आँखों को बंद करना चाहें तो बंद कर लें, या फिर अगर आपको मुझे देखना है तो अपनी आँखें खुली रखें और गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग, और इस तरह से सांस लें कि आपका एब्डोमेन एक्सपेंड करे, और फिर सांस छोड़ देना है। इस बार सांस छोड़ना है तो मुंह से सांस छोड़ना है। आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें तो ये सिखाया गया कि नाक से सांस लेनी और छोड़नी चाहिए, आप तो मुंह से बता रहे हैं। देखिए, जो हम श्वास लेते हैं उससे नाक से लेने का पर्पस होता है कि अगर एयर में डस्ट हो तो वो छन जाए, वो अंदर नहीं जाए हमारे सांसों की नली में। जो टेम्परेचर है, हमारी नाक में एसी लगा होता है, वो टेम्परेचर को न्यूट्रल करके, चाहे बाहर ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो, जो बॉडी में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो होकर जाएगा। तो डस्ट को छानने के लिए और टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हम नाक से सांस लेते हैं। लेकिन जब सांस को छोड़ने की बात हो तो कैसे भी सांस छोड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो श्वास छोड़ने की क्रिया को आप मुंह से बहुत आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेना नाक से ही चाहिए। कभी कभी कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, नाक में ब्लॉकेज वगैरह हो तो आदत बन जाती है। ब्लॉकेज को दूर करने के लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा अभी। हमें सांस नाक से लेनी है, और अभी जब हम रिलैक्सेशन के पर्पस से सांस छोड़ रहे हैं तो मुंह से सांस छोड़ना है 5 बार। सीधे बैठे, गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ, आपको पता चल सके, आपको आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप डीप ब्रीदिंग तेज गति से कर सकते हैं नाक से, लेकिन जो श्वास छोड़ना है वो धीरे धीरे करना है। जो ब्रीदिंग के अवेयरनेस में, एक्सरसाइज में समझिएगा, लेने और छोड़ने में जो काम करना है, मेन काम वो सांसों के छोड़ने पर करना है। इंटरेस्टिंग बात है, आपको अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करने के लिए, आपको अच्छी ब्रीदिंग के लिए एक्सलेशन पर, श्वास छोड़ने पर ज़्यादा फोकस करना है। सांस गहरी लें, जो श्वास हम छोड़ रहे हैं इसको अपने मुंह को, ओठ को गोल करके भी छोड़ सकते हैं। आप कैंडल बुझाने के लिए ब्लो करते हैं ना, लगभग कुछ वैसा ही। आवाज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम से करें। लेकिन इसमें एक बारीकी का ध्यान देना है, जो हम मुंह से श्वास छोड़ रहे हैं हमें धीरे धीरे करना है। जितना धीरे आप कर सकेंगे उतना अच्छा है। चलिए सांस लें हम, अपने शरीर को रिलैक्स रहें और बॉडी में जो नेचुरली इजीली मूवमेंट हो वो करने देना है। अपने बॉडी को स्टिफ नहीं रखना है, कंधों को, गर्दन को, इसे कड़ा ना करें, रिलैक्स रखें। हमें ये कितनी बार करना है? 5 बार। अभी समझने के क्रम में ज़्यादा हुआ होगा। आपको 5 बार ये डीप ब्रीदिंग करना है हर 2 घंटे पर। स्ट्रेस से फ्री होने का अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, खुली आंखों से हम बीटा की अवस्था में हैं, जब हम आंखों को बंद करते हैं हम अल्फा रिलैक्सेशन में आ जाते हैं।
अल्फा रिलैक्सेशन में आने का सबसे आसान तरीका गहरी सांस लेना और धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़ना है, स्लो एक्सलेशन। ऐसा करने से जो हम गहरी सांस लें, गहरी सांस लिए और हमारा एब्डोमेन मूव किया, एक्सपेंड किया, तो इससे हमारा वैगस नर्व एक्टिवेट होता है। वैगस नर्व जो है हमें रिलैक्स करने के लिए पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर 12 क्रेनियल नर्व होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण वैगस नर्व है। ये बहुत लंबा होता है, ये हमारे पेट में भी जाता है, हमारे हार्ट में भी जाता है, हमारे मुंह में भी होता है, हमारे कान में भी होता है, ये बहुत जगह पर है। तो वैगस नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग और स्लो एक्सलेशन, ये दोनों प्रोसेस वैगस नर्व को एक्टिवेट करता है, यानी कि रिलैक्सेशन आपके भीतर बढ़ाता है। आपको बीपी रहता हो, हेडेक रहता हो, माइग्रेन रहता हो, आप ऐसे डीप ब्रीदिंग हर 2 घंटे पर करके देखें। बस 2 मिनट लगेंगे 5 बार सांस लेने में। ऐसा कीजिए 1 महीने और देखिए आपकी बीपी में क्या चेंज आता है, आपकी माइग्रेन में क्या चेंज आता है। और स्ट्रेस से, कि ये कॉमन डिजीज है, बाकी तो हर डिजीज में स्ट्रेस का रोल तो होता ही है। सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस में ये काम आता है, हाई बीपी में भी ये काम आता है। तो जो ना रेगुलर प्रॉब्लम जो होती है लोगों के साथ, लोगों को गुस्सा आता है, तो गुस्से में भी जब कई बार सुना जाता है कि जब भी आपको गुस्सा आया, बस 30 सेकंड के लिए कुछ मत बोलिए, बस ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। तो इस पर भी थोड़ा सा व्याख्यान दें, क्योंकि गुस्सा अभी की जनरेशन का बहुत मेजर इशू बना हुआ है। हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी चाहिए इसका होश नहीं है। ज़्यादातर लोग बस जिंदगी काट रहे हैं। क्वालिटी लाइफ जीने के लिए अवेयरनेस बहुत कम लोगों के पास होती है। तो यहाँ पे जो ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट की बात है, इसमें के साथ साथ ये बात करें, ब्रीदिंग इन जो है वो डीप होना चाहिए, यानी कि हमारी बेली, हमारा एब्डोमेन एक्सपैंड होना चाहिए, और जो ब्रीदिंग आउट है वो स्लो होना चाहिए मुंह से जी। तो ये कुछ बारीक बातों का हम अगर ध्यान रखेंगे तो हम प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। तो अगर हम बेली ब्रीदिंग किया, अगर हमने मुंह से सांस धीरे धीरे छोड़ा, हमारा वैगस नर्व जब एक्टिवेट हो गया, हम रिलैक्स हो गए, तो गुस्सा आ ही नहीं सकता। जी। चाह के भी आप गुस्सा नहीं कर सकते, ऐसा होगा। अगर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत इजीली हम पाएंगे। एक बात और है कि उस गुस्से वाली जगह से थोड़ा सा हमें हट जाना चाहिए। तो ये हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक ऑरा होती है। तो वहाँ पर जहाँ पर गुस्से का माहौल है, उस वहाँ वातावरण में वैसा वाइब्रेशन फैल गया है, तो आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी देर के लिए अलग ले जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं या खुली जगह में चले जाएं। जगह नहीं है तो वॉशरूम चले जाएं, अगर वैसा किसी, वॉशरूम तो हर जगह होगा, तो आप अपने आप को अलग कर लेंगे उस जगह से, तो फिर आप अपने आप को रिलैक्स जल्दी कर सकते हैं। तो गुस्से का ये एंटीडोट है। और अगर हम थोड़े से एक्टिव हैं, प्रोएक्टिव हैं, हम पहले से ही अपने आप को डीप ब्रीदिंग के लिए हम अपने आप को हैबिचुएटेड कर रखें। गहरी सांस लेते रहते हैं, डीप ब्रीदिंग और स्लो एक्सलेशन इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हम हमेशा रिलैक्स रहेंगे, यानी कि हमारा माइंड जो है वो अल्फा स्टेट में रहेगा। और अल्फा स्टेट में माइंड के लिए आंखें बंद करना भी इम्पॉर्टेंट है। खुली आंखों से हम बीटा में रहते हैं, आंखें बंद करें तो अल्फा में जाते हैं। इसलिए आंखों को भी बार बार बंद करना चाहिए। कभी कुछ काम नहीं है, हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, ये आदत हमें छोड़नी चाहिए। हमें आंख बंद करके अपने बॉडी को फील करना चाहिए। ये ब्रेथ माइंडफुलनेस और बॉडी माइंडफुलनेस दोनों से अल्फा स्टेट हमारे भीतर आती है। अल्फा आ जाएगा, हमें अच्छा लगेगा। अल्फा स्टेट लाने का बहुत आसान तरीका है, जो योग निद्रा का अभ्यास होता है, या जिसको मेडिकल में कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। उसमें भी अल्फा स्टेट ही तो आ रहा है, जो हीलिंग इफेक्ट आ रहा है, जो रिलैक्सेशन के बाद अच्छा लगता है। मेन बात है कि अल्फा स्टेट इंड्यूस हो रही है। हम अपने आप को अल्फा में अधिक देर रखने की कला सीख लें तो बहुत हम बेटर फील करेंगे। हाँ, अल्फा के साथ साथ हम डेल्टा भी सीख लें तो और भी अच्छी बात है। थीटा सीख लें, गामा सीख लें, सीखने को बहुत कुछ है। ब्रीदिंग के माध्यम से बहुत ईजिली हम अल्फा में जा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग के मामले से। तो ये डीप ब्रीदिंग करना है, ये तो बात हो गई डीप ब्रीदिंग की, बेली ब्रीदिंग की।
यहाँ पर डीप ब्रीदिंग के साथ साथ हम थोड़ा हारा के कंसेप्ट को समझें। देखिए, हारा क्या है? हमारे शरीर में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा खजाना है। हमारे नाभि से 2 अंगुल नीचे ये एनर्जी का एक स्टोर हाउस होता है। हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास खजाना रखा हुआ है, लेकिन खजाने को कहीं हम टच नहीं करते और बाहर हम परेशान होते रहते हैं। आपके भीतर अगर हर एक श्वास अगर आपके हारा को टच करती है, आपको अपने हाथों से टच नहीं करना है, मैं हाथों से टच करने के लिए बता रहा हूँ। आपकी वो ब्रीदिंग वहाँ पर उसका, जब आप गहरी सांस लिए तो आपका वो पॉइंट हल्का सा मूव होना चाहिए। बहुत सारे चीगोंग में, ताई ची में ये खड़े होकर एक्टिवली इसको डीप ब्रीदिंग कराई जाती है। आप सीखने के तौर पर उसको भी सीख सकते हैं। चीगोंग, ताई ची ये सब अच्छे अभ्यास हैं। योगा में प्राणायाम है, बहुत सारे प्राणायाम डीप ब्रीदिंग हमारे भीतर ले आते हैं। सिंपल अनुलोम विलोम भी अगर हम ठीक से करते हैं, देखिए प्राणायाम को ना मैकेनिकल ढंग से नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बस घड़ी देखते हैं और जल्दी जल्दी करने, आप चाहे कम राउंड ही करें लेकिन आराम से करते हैं ना, उसका मेन इफेक्ट होता है। हम हमेशा घड़ी के चक्कर में चल रहे हैं। अरे घड़ी एक सुविधा है, काम करने के लिए टाइमिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें घड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आराम से डीप ब्रीदिंग करना। अनुलोम विलोम में हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं। ये स्वर योग का जो कंसेप्ट है उस पर भी हम चर्चा थोड़ा कर लें। हमारी नासिका में 2 छेद हैं, बाएं और दाएं। अगर जब बाएं तरफ से श्वास चल रही हो, उधर से श्वास ले रहे हैं, इधर से लेफ्ट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर ये चंद्र नाड़ी को एक्टिव करती है। और चंद्रमा का क्या काम है? शीतलता। तो हम रिलैक्स होते हैं, कूल होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और जो दाहिनी तरफ हमारी जो श्वास है, ये सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई है। हम दाहिनी तरफ से अगर श्वास चलती है तो हम एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हम चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं। आप अपने फिंगर को नाक के आगे रखें और देखिए आपकी श्वास जो बाहर आ रही है वो लेफ्ट साइड से आ रही है कि राइट साइड से आ रही है। ज़्यादातर समय किसी एक साइड से बाहर आती है। अगर लेफ्ट से नाड़ी चल रही है, लेफ्ट श्वास चल रही है, तो समझिए कि अभी आपको रिलैक्स रहना है, अभी कोई भाग दौड़ वाला काम या एक्टिव काम अभी मत करें। राइट चल रही है तो ये एक्टिव काम करने का है। बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी के में जाते हैं, टाइम पता करते हैं। डे टू डे, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी सांसों को देखकर अपने लिए पर्सनल टाइम आप देख सकते हैं कि अभी मुझे काम करना चाहिए कि अभी मुझे आराम करना चाहिए। भोजन, अलग अलग फिजियोलॉजी हमारे लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल से किस तरह से जुड़ी है उस पर मैं थोड़ा बात करूं। भोजन हम लेते हैं, जब आपकी दाहिनी नॉस्ट्रिल एक्टिव हो, अगर उस समय अगर आप भोजन करते हैं तो चूंकि आपके भीतर सूर्य नाड़ी एक्टिव है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव है, आपका भोजन जल्दी पचेगा। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल के समय भोजन कर रहे हैं, अगर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम पहले से बहुत अच्छा है तो शायद हो जाए, लेकिन नहीं तो इशू हो सकते हैं। किन्हीं को भी डाइजेशन का इशू हो, आप ऐसा करें, भोजन से पहले आप अपनी फिंगर को नाक के आगे रखें और महसूस करें कौन सी श्वास चल रही है। दाहिनी श्वास चल रही है, वेल एंड गुड, भोजन कर लें। अगर बाईं श्वास चल रही है तो अभी भोजन मत करें, थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आपको भूख लगी है तब तो खैर करना ज़रूरी है, बाईं करवट लेटें, दाहिनी श्वास चल पड़ेगी। नॉस्ट्रिल, पार्टिकुलर साइड ऑफ नॉस्ट्रिल को एक्टिव करने का आसान तरीका है कि हम अपोजिट साइड में 2 से 5 मिनट के लिए लेट जाएं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सांस का है, जो आपने बताया लेफ़्ट साइड से अगर सांस चल रही है या राइट साइड से अगर सांस चल रही है, तो इसका क्या महत्व है? ऐसा क्यों करना है हमें, ये थोड़ा बताइए। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं जी। और सभी नाड़ियों की में एक जैसी एनर्जी तो नहीं बहती। अब देखिए, आप हम कहीं भी हों, आसपास में रोड हैं, सभी रोड पे तो एक जैसा ट्रैफिक नहीं रहता। कोई हाईवे है, कोई मेन रोड है, कोई गली है, जी। तो उन पे अलग अलग ट्रैफिक होगा। हमारे भीतर जो नाड़ियां हैं, सभी नाड़ियों में एक जैसी ऊर्जा नहीं बह रही है। सुषुम्ना नाड़ी है, ईड़ा है नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, ये सबसे मुख्य नाड़ी है सेंट्रल में।
तो जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है ईरा नाड़ी, वो कम ट्रैफिक वाली है, और जो राइट नॉस्ट्रिल है पिंगला नाड़ी, वो हाई ज़्यादा ट्रैफिक वाली है। जो सुषुम्ना है बीच में, वो हाईवे है, वहाँ पे बोथ वे। कभी कभी ऐसा होगा कि हमारी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हो, अगर नाक के आगे हम हाथ रखते हैं, अगर दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है तो ये सुषुम्ना नाड़ी का समय है, और ये ध्यान का समय है, ये आत्मचिंतन का समय है। अगर हम अपने ध्यान को स्वर योगा के माध्यम से गहरा करना चाहते हैं, तो आप अपनी नॉस्ट्रिल को चेक करें, जो भी नॉस्ट्रिल चल रही है, पहले अनुलोम विलोम कर लें 5 से 10 राउंड, और फिर जिधर किनारी नाक चल रही है उस साइड लेट जाएं, तो 2 मिनट के लिए, तो अपोजिट की चल पड़ेगी। अनुलोम विलोम करके अपने नॉस्ट्रिल को न्यूट्रलाइज करके फिर ध्यान में अगर बैठेंगे तो ध्यान रिलेटिवली बेटर लगेगा, क्योंकि अब आपकी सुषुम्ना नाड़ी थोड़ी एक्टिव हो गई है। हाईवे पे जाएंगे तो आप स्मूथ आपको चलेंगे ना, अगर आप मार्केट से जाएंगे तो फिर आपको तो टाइम लग जाएगा, स्लो जाना पड़ेगा आपको। तो हम कभी भी कहीं से जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि मुझे अभी कौन से रोड से निकलना है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें अपनी नासिका चेक करनी चाहिए कि अभी कौन सी श्वास चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है, और अभी मुझे क्या करना है। कभी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी दाहिनी नासिका चल रही है, आपको एक्टिव रोल निभाना चाहिए। आपकी बाईं नासिका चल रही है तो उस समय आपको सुनना चाहिए। आप पाएंगे आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाता है। स्वर योग का बहुत महत्व है। हम अपनी नासिका को महसूस किया करें। हर एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को हम स्वर से कोरिलेट कर सकते हैं। पानी पीना है, बाईं नासिका उस समय चले, वो कूल है, पानी भी जल भी शीतल है, और हम शीतल में रहेंगे तो फिर वो प्रॉपर एसिमुलेट होगा। कोई नया काम शुरू करना है, जिस समय सुषुम्ना चल रही हो, अगर स्पिरिचुअल काम है, जिस समय सुषुम्ना चल रही हो उस समय आप करें, वो स्पिरिचुअली वो बेहतर होगा। आपको कोई मेटलिस्टिक काम करना हो, जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य श्वास चल रही हो उस समय करें, आपका काम अच्छा होगा। हम स्वर योग को समझकर अपने हर काम को, उसकी टाइमिंग को सेट कर सकते हैं, और उससे हम बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। फीवर आया हो, फीवर में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उस समय हमें सूर्य नाड़ी से सांस लेनी चाहिए कि चंद्र नाड़ी से सांस लेनी चाहिए? कॉमन सेंस आ जाएगा कि चंद्र से लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट श्वास कैसे एक्टिव होगी? आप राइट साइड लेट जाएं। फीवर में हमें दाहिने करवट लेटना चाहिए, आपका फीवर जल्दी ठीक होगा। रात में भोजन करके आप सोए हैं, वैसे आइडियली रात के भोजन और सोने के बीच में 1 घंटे 2 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन अगर आपने भोजन किया है और भोजन को पचाना है तो फिर कौन सी श्वास चाहिए? दाहिनी श्वास चाहिए। भोजन जब करते हैं अपनी श्वास पहले चेक कर लें, आइडियल है, नहीं याद रहा बाद में चेक करें। दाहिनी श्वास चल रही है, वेल एंड गुड, नहीं चल रही है 5 मिनट के लिए बाएं करवट लेट जाएं, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। हम हर चीज को जोड़ सकते हैं स्वर योग से। स्वर योग अपने आप में एक बहुत गहरा और बहुत प्यारा विज्ञान है कि सांसें कैसे लें, किससे लें। स्वर योग, बेली ब्रीदिंग, हारा ब्रीदिंग, अल्फा स्टेट को इंड्यूस करने के लिए डीप ब्रीदिंग। अल्फा में हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। ब्रेन वेव में अल्फा के गहरे और जाएं तो थीटा है, डेल्टा है और गामा है।
जब हम ध्यान की बात करते हैं कि हमें ध्यान में बैठना चाहिए, तो ब्रेन वेव के कोरिलेशन से ये डेल्टा स्टेट है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 4 हर्ट्ज, और अर्थ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 हर्ट्ज। अगर हम उस स्टेट में जाते हैं तो हम पृथ्वी की चेतना से जुड़ जाएंगे, जिसको गैया कहा गया है। गैया कॉन्शसनेस से आप जुड़ जाएंगे, आप हमेशा नेचर के रिदम में रहेंगे, नेचर के हार्मनी में रहेंगे। हम जो जीवन जी रहे हैं, हमसे जो बड़ी शक्ति है, हमसे जो महान शक्ति है, उससे जुड़े, पृथ्वी से जुड़े, सूरज से जुड़े। स्वस्थ रहना तो बहुत इजी है। हम अपने आप को प्रॉपर मेंटल स्टेट में नहीं रखते, नहीं रखना जानते। लाइफ में अलग अलग चीज़ों को हमने प्रायोरिटी बना लिया है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि क्या मेरी सांसें ठीक चल रही हैं। जिस काम में आप अपनी सांसों पर ध्यान ना दे सकें, उस काम को छोड़ दीजिए। अगर सांसें ही नहीं ठीक से चल रही हैं तो फिर क्या आगे उसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा। इंतजार ये मत करें कि हॉस्पिटल में जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़े। हमें पहले से ही अपने आप को प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न में रखना चाहिए। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें सांसों पर अपने बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया अल्फ़ा है, थीटा है और गामा है, इसके साथ ही डेल्टा है, तो इनका क्या रोल होता है इसमें? जी, जब हम खुली आंखों से हैं, हम बीटा में हैं, आंख बंद करते हैं, हम रिलैक्स होते हैं, हम अल्फ़ा में आ जाते हैं, अल्फ़ा से रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है। जब हम अल्फ़ा में और डाउन जाते हैं तो हमारा थीटा अवस्था आती है 4 to 8 हर्ट्ज, और उसमें हमें कोई पुरानी बातें याद आ सकती हैं, हमारी मेमोरी एक्टिव हो सकती है, या जो नींद में जो सपने दिखते हैं वो 4 हर्ट्ज में दिखते हैं। और इस 4 to 8 हर्ट्ज वाली इस थीटा की फ्रीक्वेंसी में हमारे आसपास जो एस्ट्रल प्लेन है, सूक्ष्म जगत, हम उस सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। सूक्ष्म जगत की कोई भी चीज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं थीटा स्टेट में। हमने सुना है कि कोई संत, कोई आत्मा कहीं कहीं जाती नहीं है। हम किसी भी मास्टर से मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम बुद्ध की चेतना से जुड़ सकते हैं, हम कृष्ण की चेतना से जुड़ सकते हैं, हम भगवान शिव की चेतना से जुड़ सकते हैं। ये थीटा स्टेट में पॉसिबल है, अगर हम अपने आप को कॉन्शियसली थीटा में ले जा पाए। तो थीटा में हम सूक्ष्म जगत से जुड़ते हैं। थीटा से भी गहरे डेल्टा अवस्था है 0 to 4 हर्ट्ज। 0 हर्ट्ज मतलब उसमें ब्रेन कोई काम नहीं कर रहा है, आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। 1 2 3 है तो उसमें सोचना बहुत कम हो जाएगा कि हाँ मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, ऐसा आपका सोच रह सकता है। ऐसे वो भी छोड़ देते हैं हम, और जब 0 हो जाते हैं वो मेडिटेशन है। सर, इसको मेज़र कैसे करें कि हम किस स्टेट में हैं? हॉस्पिटल में, न्यूरो डिपार्टमेंट में, साइकेट्री डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, ईईजी। ईसीजी तो बहुत लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल में, क्योंकि थोड़ा सा हार्ट अटैक थोड़ा कॉमन हो गया है तो लोग ईसीजी कराते हैं। तो जैसा ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, मशीन का नाम ग्राम, और जो पेपर स्लिप निकलती है वो ग्राफ। तो वैसा ही ब्रेन के लिए होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ईईजी। जी। तो वैसे पेशेंट में, जैसे कोई सीजर के पेशेंट होते हैं या कोई मेंटली साउंड नहीं पर्सन है, तो ऐसे में हम ईईजी करते हैं। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के माध्यम से ब्रेन पर, स्काल्प पर जी। लीड्स लगाकर उसको मेजर किया जा सकता है। ये बहुत इजीली पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि टेक्निकली एक कॉमन पर्सन को सबको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी जीवन अभी जी रहे हैं उससे गहरे गहरे और गहरे और गहरे समझते जाना चाहिए और गहरे उतरते जाना चाहिए। आंख बंद करें तो अल्फ़ा में आ गए, अल्फ़ा से रिलैक्सेशन शुरू हो गया।
थोड़ा सा गहरे गए तो थीटा में गए। थीटा में हम किसी भी मास्टर से जुड़ सकते हैं, कोई भी मास्टर हमसे दूर नहीं है। थीटा में टाइम और स्पेस का अंतर समाप्त होने लगता है। चाहे कोई संत हजारों साल पहले हुए हों तो भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। फिजिकली कोई कितना भी दूर हो उससे टेलीपैथी कर सकते हैं आप। दो अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, आप टेलीपैथी के प्रयोग कर सकते हैं मेडिटेशन में। आप बैठिए कि हाँ मैं सेम टाइम पे हम मेडिटेशन में बैठेंगे, मैं तुम्हें थॉट भेजूंगा और तुम पकड़ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट कुछ दिन कीजिए, अगर आप थीटा में जाते हैं तो टेलीपैथी शुरू हो जाएगी। थीटा से हम फिजिकल में टेलीपैथी कर सकते हैं, हम नॉन फिजिकल में टेलीपैथी कर सकते हैं। मैडम क्यूरी, थॉमस अल्वा एडिसन, ये कई सारे साइंटिस्ट ने इसका एक्टिवली प्रयोग किया। मैडम क्यूरी को जब वो फिजिक्स में रिसर्च करते हुए, स्टडी करते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाता था जिसका सवाल उनको नहीं मिलता था, वो क्या करती थी, अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस में ले जाती थी, नींद जैसी अवस्था में, यानी कि थीटा स्टेट में, और उसमें जाते थे, उनको आंसर मिल जाता था। थीटा स्टेट में हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हर सवाल का जवाब आप ध्यान में, यानी कि थीटा स्टेट ऑफ ध्यान में पा सकते हैं। पत्री जी कहते हैं ऐसा कोई सवालों का जवाब बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भीतर से सवालों का जवाब मिल सकता है। हर एक ज्ञान भीतर से आप पा सकते हैं। कौन से स्टेट में? थीटा स्टेट में। 4 to 8 हर्ट्ज। थीटा से भी गहरे जाते हैं तो डेल्टा में आ जाते हैं, जीरो अवस्था। उसी को पतंजलि ने कहा ध्यानम निर्विश्यम मनः योगः चित्त वृत्ति निरोधा। सांसों को देखने की जो ध्यान विधि जो हमने गौतम बुद्ध से सीखी, मैं अपने पूर्व जन्मों में गौतम बुद्ध का शिष्य रह चुका हूं। प्रत्यक्ष रूप से मैंने बुद्ध से आनापानसति ध्यान सीखा है। सांसों को जब हम महसूस करते हैं तो हम अल्फा में जाने लगते हैं और महसूस करते करते हम शून्य में हो जाते हैं, डेल्टा स्टेट। सांसों को महसूस करेंगे तो सांस, एक श्वास के 4 फेज हैं। सांस का अंदर जाना, इनहेलेशन, फिर सांस अंदर जाने और बाहर आने के बीच में कुछ पल का ठहराव होता है, इनर पॉज, फिर सांस बाहर जाती है, एक्सलेशन, और फिर बाहर का एक ठहराव होता है। तो अंतर कुंभक और ये बाह्य कुंभक, ये जो नेचुरली जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, उस पर मेडिटेट करना है। यहाँ पर हठयोग की बात नहीं है कि उसको हम लंबा करें। हठयोग जो कि एक बिगिनर लेवल का प्रैक्टिस है, अगर आनापानसति हम कर रहे हैं तो हठयोग की जरूरत अब नहीं रह गई, हम इसके अभ्यास को लंबा करें। लेकिन जो लोग करते हैं वो भी इसलिए ताकि आपकी फैमिलिटी आप हो सके कि हाँ होल्ड नाम का कुछ चीज़ होता है। जब समझ में आ गया कि होल्ड क्या होता है, फिर जो नेचुरली जो होल्ड हो रहा है अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली वो डिफ्रेंशिएट उतना करना ज़रूरी नहीं है। हम सांसों को महसूस करें, सांसों के अंतराल, सांसों के स्पेस को महसूस करें, हम स्वतः डेल्टा स्टेट में, जीरो स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिससे पहुंच जाने के बाद आनंद ही आनंद है। ध्यान में हमें बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। ध्यान में वो डेल्टा स्टेट में आनंद मिलता है, और जिसको हम बहुत आसानी से सांसों पर ध्यान करने से पा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि हमें प्राकृतिक सांसों पर ही ध्यान लगाना है। हाँ, हम अल्फा को लाने के लिए हर 2 घंटे पे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, 5 बार, बहुत ज़्यादा बार भी नहीं। आधे घंटे घंटे कुछ हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को स्लो डाउन करते हुए अपने आप को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। माइंडफुलनेस, ब्रेथ माइंडफुलनेस एंड बॉडी माइंडफुलनेस। जब हम महसूस करते हैं, अवेयर होते हैं, तो जब हम शून्य हो जाते हैं, वो शून्य अवस्था ध्यान है। ध्यान के नाम पर दुनिया में बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हम यहाँ पर समझ लें कि शून्य हो जाना, अपने मन को खाली कर देना ध्यान है। उससे पहले जो भी हम करते हैं वो सब तैयारी है। वो अल्फा स्टेट हो सकता है या चलो थीटा भी हो सकता है, लेकिन हम समझें
मुख्य बात क्या है? मुख्य डेल्टा है। पतंजलि जी का बात है बी ए मास्टर। हम विक्टिम बन के ना जिए, हम अपने आप को कमज़ोर मान के ना जिए, हम मास्टर बने, हम अपने माइंड के मास्टर बने, अपने लाइफ के मास्टर बने, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा करते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। अपने जीवन के हम खुद क्रिएटर हैं। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं तो हम मास्टर हैं। डेल्टा स्टेट में जाने से, शून्य में जाने से हम मास्टर बनते हैं। इससे भी आगे की एक अवस्था है, बी द गॉड हु यू आर। उपनिषद में आता है अहम ब्रह्मास्मि, वो है गामा स्टेट। और वो वास्तव में तब आता है जब हमारे भीतर देने का भाव आता है, हम बांटते हैं। जब शून्य अवस्था में आप आनंद को पा लिया आपने, और आनंद को आप जी रहे हैं, आपको मजा आ रहा है ध्यान में, आप 2-2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है। लेकिन अपने आनंद के साथ साथ दूसरों को बांटना चाहिए। जब हम बांटते हैं, बांटने का भाव रखते हैं, तो हम और गहरी अवस्था में जाते हैं, गामा स्टेट में। जी फॉर गामा एंड जी फॉर गॉड। बी द गॉड हु यू आर। हम अपने आप को सिर्फ शरीर नहीं समझे। हाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने शरीर का केयर करना सीखना है, उसके लिए हम साइंस ऑफ ब्रीदिंग समझ रहे हैं। लेकिन जो हमारे जो चेतना के लेवल पे, आत्मा के तल पे जो अवस्था है, वो तो दिव्य है। ध्यान की गहराई में हम गामा स्टेट में पहुंच जाते हैं। ब्रीदिंग को, साइंस ऑफ ब्रीदिंग को हमें समझना है, इसका उपयोग करना है। अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा, इनको समझते हुए हम ये जाने कि हमें सबसे ज़्यादा टाइम, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस डेल्टा को यानी कि शून्य होने में लगानी है। थीटा अपने आप आ जाता है, और गामा वो थोड़ा सा देने का भाव चाहिए। पहले हम तो अपने आप को आनंद में ले जाएं, फिर हमें बांटना चाहिए। ज़्यादा समय हमें डेल्टा में, शून्य रहने में बिताना चाहिए, और फिर कुछ समय हम बांटने पर फोकस करें। जो मिला उसे हम बांट दें। तो ये तो ध्यान की अवस्था हो गई। अब कभी कभी किसी को अगर श्वास की नली में रुकावट हो जाए, सांस नहीं आए, तो क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर चलते हैं एनर्जी मेडिसिन, ऊर्जा चिकित्सा पर, कि क्या ऐसे एनर्जी पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिससे हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर लें। तो यस, हमारी जो फेफड़े की जो नाड़ी है, लंग की नाड़ी, वो हमारे हाथों में जाती है अंगूठे की लाइन में। इस लंग की नाड़ी में 11 पॉइंट होते हैं, 11 एनर्जी पॉइंट्स हैं। 11 जगह पर स्टिमुलेट करके फेफड़े को एक्टिव किया जा सकता है। इस 11 पॉइंट में एक बहुत वैल्यूबल, सबसे वैल्यूबल पॉइंट है हमारे कोहनी पर LU5। किसी को श्वास की तकलीफ हो, श्वास की तकलीफ चाहे किसी भी रीजन से हो, मान लीजिए अस्थमा से हो या किसी भी, आप इस LU5 का मसाज करेंगे दोनों हाथों में। एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने का तरीका होता है, एक बार में लगभग हम 2 मिनट के लिए मसाज करते हैं, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार। आपको तकलीफ ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। LU5 को मसाज करने से, LU5 के ऊपर LU4 होता है, अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो LU4 को भी कर सकते हैं। LU4 को ऑक्सीजन पॉइंट कहा जाता है। LU5 को मसाज, LU5 एल्बो पे है तो पहचानना और दबाना आसान है। किसी का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा हो, कोरोना के टाइम पर ये LU4 को मसाज करने का तरीका मैंने बताया, कई लोगों ने उसको करके बहुत फ़ायदा पाया। ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा हो, LU4 करो, LU5 करो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता था। ये इतना इमीडिएट काम करता है। तो अगर किसी को श्वास की तकलीफ़ है, तो अगर आप अपनी लाइफ में इनके मसाज करने के ढंग को ले आते हैं, तो आप एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अब कभी कभी किसी किसी को नाक में ब्लॉकेज होता है, रात में खर्राटे की आवाज़ आती है, वो ही ब्लॉकेज की वजह से आती है। वैसे उसका सबसे अच्छा उपाय तो जल लेती है। योग में जल का प्रयोग, थोड़े गुनगुने पानी का प्रयोग होता है, जिसको हम एक नोस्ट्रिल से डालते हैं और दूसरी नोस्ट्रिल से फिर वो अपने आप निकलता है।
किसी अच्छे योगा प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में एक बार आप फिजिकली कर लें, ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप अपनी खुद से कर सकते हैं। तो उससे तो हमारी नाक नासिका खुल जाती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारी कलाई पर यहाँ पर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, LU7, LU8, LU9। जब ब्लॉकेज है तो हमें 9 से 7 की तरफ मसाज करना चाहिए, या हम आगे पीछे भी मसाज कर सकते हैं। कभी छींक आ रही हो, श्वास की कोई भी तकलीफ हो रही हो, आप इसको आगे पीछे मसाज करें दोनों हाथों में। खुद से करें या किसी दूसरे से करवा लें, आप बेहतर फील करेंगे। और ब्लॉकेज रहती है, बार बार इसका मसाज करते रहें। लंग मेरिडियन को चार्ज कर लें, एक्टिव कर लें, आपको सांस की कोई भी तकलीफ हो नहीं सकती है। आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारे सभी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा आ जाती है। ध्यान से बाहर आने के बाद आप अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट कर लें। वैसे यहाँ पर 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, हम 11 पर भी काम कर सकते हैं अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो या आप ज़्यादा जल्दी फ़ायदा लेना चाहते हैं। अगर आपको याद रह जाता है या फिर आप पहले से जानते हैं LU5 को, LU9, LU8 से LU7 को, तो और भी LU1, LU2 पे भी काम किया जा सकता है, LU6 पर भी काम किया जा सकता है। जितना आप पहले से जानते हैं उससे और जानिए और प्रैक्टिस कीजिए। स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगवान हमें धरती पर बीमार होकर जीवन जीने के लिए नहीं जीता है। हम अपनी अज्ञान से, अपनी नादानी से खुद को बीमार कर लेते हैं। सही ढंग से सांस लेना सीख लीजिए। अगर सांसों की कोई तकलीफ है, लंग मेरिडियन को मसाज कीजिए, आपका नाक खुला रहे, आपके फेफड़े खुले रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग करें, हारा ब्रीदिंग करें। आपकी श्वास गहरे हारा तक जाती है, आपको थकान जल्दी नहीं होगी। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, आप सांस ठीक से नहीं ले रहे, यह भी एक कारण होता है। लोग बस सोचते हैं कि खाना क्या खाया, क्या मैं खाऊं, कौन सा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लूँ कि ताकत मिले। अरे खाना तो बाद में है। आप 1 दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, 3 दिन ना खाएं, कुछ नहीं होगा। आप 2 मिनट सांस नहीं आए, आप व्याकुल हो जाएंगे। भोजन से अधिक जरूरी श्वास है, और श्वास को हम ग्रांटेड लेते हैं। बारीक बातों को समझते हुए हमें अपने जीवन में अपने सांसों के प्रति कॉशियस, सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और उसका प्रॉपर प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब तक हम अपने सांसों पर ध्यान नहीं देते तब तक हम खुद से नहीं जुड़ पाते, और जब तक खुद से नहीं जुड़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता हम किसी और काम में अपना 100% दे पाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स अभी तक हमने बात की। हमने स्वर योग पर बात की, हारा पर भी हमने बात की, लेकिन अभी एक जो टॉपिक वो बच रहा है वो है वेगस नर्व। तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो नर्व है, इस पर जब हम अपनी सांसों पर काम करते हैं तब ये स्ट्रांग होती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये हमारी जो शरीर की सबसे बड़ी नर्व मानी जाती है। हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, 2 नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। जी। पारासिम्पैथेटिक हमें रिलैक्स करता है और सिंपैथेटिक से हम थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। जब कोई काम हमें जल्दी करना, हमें दौड़ना हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमें सोना हो, नींद लेनी हो, तो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम चाहिए। एक टर्म यूज होता है मेडिकल में, फाइट और फ्लाइट। या तो हम लड़ें, अगर कुछ गड़बड़ है तो हम लड़ें, या हम दौड़ के भाग जाएं, अपने को बचा लें। तो फाइट और फ्लाइट के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए जी। लेकिन अगर हमने भोजन किया है, भोजन को पचाना है, अपने परिवार वालों के साथ हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपने बच्चों के साथ खेलना है, कोई पेंटिंग करनी है, म्यूजिक बनाना है, कोई भी ऐसा काम करना चाहिए, तो रिलैक्स रहना ज़रूरी है। पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम चाहिए। तो आज के लाइफ में हमें दौड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, लड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब ट्राइबल लाइफ था, जंगलों में हम जीवन जीते थे, तो लड़ना ज़रूरी था और कभी भी लड़ना पड़ता था। आज के सिविलाइज्ड लाइफ में लड़ना तो बहुत
नगण्य हो गया है और होना भी नहीं चाहिए। लड़ के क्या मिलता है? हमें क्रिएटिव काम, प्रोडक्टिव काम पे ज़्यादा फोकस करना है और उसके लिए पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही रोल होगा। लेकिन अगर हम तनाव लेते हैं, जो में तनाव आ जाता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ है तो आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, आपका बीपी बढ़ने लग जाएगा, डाइजेशन करने के एंजाइम से रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि इस समय तो जान बचाना है, भागना है, दौड़ना है। अभी खाना बचा के क्या होगा? तो आपने खाना खाया है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो बिना वो डाइजेस्ट हुए, बिना वो एब्जॉर्व हुए, वो आगे निकल जाएगा। हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आंतों में पेरिस्टालसिस होती है, उसका काम है होता वो बस आगे खाना को आगे आगे भेजते रहता है। खाना चाहे पचे या ना पचे, उसको टाइम से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर निकालेगा नहीं तो भीतर वो सड़ेगा। जहाँ पर जितना देर वो स्टमक में और अपर इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ पे अगर डाइजेशन हो गया तो हो गया, नहीं तो बॉडी को उसे बाहर फेंकना है। अगर हम तनाव में हैं तो आपका खाना पचता नहीं है और फिर बोलते हैं कि हमारा शरीर लगता नहीं है, मैं खाना तो बहुत खाती हूँ लेकिन ताकत नहीं रहती। रीज़न है कि आपके भीतर पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अंडर एक्टिव है। तो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा मेन नर्व वैगस नर्व है। मेडिकल में हम लोगों के लिए क्वेश्चन हुआ करता था, सबसे लंबा नर्व कौन सा है? तो वो वैगस नर्व है। कौन सा ऐसा नर्व है जो पेट के ऑर्गन को सप्लाई करता है, जो कानों में जाता है? वो वैगस नर्व है। हम कान का मसाज करके, कान के ऊपरी हिस्से का मसाज करके वैगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम चूँकि हमारे वो पेट में जाता है तो हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे वैगस नर्व एक्टिवेट होता है। हमारे वो मुंह में पैलेट, अपर पैलेट में होता है, तो इसलिए हम मुंह से श्वास छोड़ेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो वो ज़्यादा देर तक सांसों का स्टिमुलेशन मिलेगा हमारे वैगस नर्व के एरिया को। तो स्लो ब्रीदिंग हमारे लिए अच्छा है, स्लो एक्सलेशन। डीप ब्रीदिंग जिसमें हमारा पेट एक्सपैंड हो, हमारे जो एब्डोमेन में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसमें वैगस नर्व की एंडिंग गई हुई है। तो अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, वो मूवमेंट होगा, वैगस नर्व को सिग्नल जाएगा कि हाँ अभी मुझे एक्टिव होना है। आपने मुंह से सांस छोड़ी, अपर पैलेट में, पैलेट जो मुंह में जो हमारा जो जबड़ा है, जो अंदर जो खाली जगह है, जो ऊपर की जगह है, अपर पैलेट, वहाँ पर वैगस नर्व की एंडिंग है। अब वहाँ से सांस छोड़ रहे हैं और स्लो छोड़ना है ताकि ज़्यादा देर तक एयर का टच हो, तो वैगस नर्व को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ चलो अभी एक्टिव होने का समय आ गया, एक्टिव हो जाओ। वैगस नर्व एक्टिव हो जाएगा, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव एंजाइम अच्छे से रिलीज होंगे, खाना अच्छे से पचेगा। डाइजेस्टिव एंजाइम के अलावा हमारे शरीर में जो डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर निकलेंगे, क्योंकि जब इमरजेंसी होती है उस समय कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता है। जब कोरोना का लॉकडाउन था तब क्या कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था? वहाँ पे बस जो जरूरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं बस उसकी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, बाकी जो भी रूटीन एक्टिविटी है उसको अभी होल्ड कर दिया जाता है। तो अगर हमारे भीतर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, फ्लाइट और फाइट, तो बाकी सब चीज़ें ना पेंडिंग में चली जाती हैं कि वो बाद में किया जाएगा। वैगस नर्व, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव है तो फिर सब चलता है, हाँ चलो अब सब काम ठीक से करना है। बाकी सभी सरवाइव करने, सिर्फ जीने के लिए अलावा जो चीज़ें रिजर्व में होती हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, मेंटल प्रोसेसिंग है, तो फिर उधर जाएगा। नहीं तो बस लड़ने के लिए जितना पार्ट है सिर्फ वो ब्रेन डेवलप होगा। म्यूजिक चाहिए, पेंटिंग चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, तो इसमें ब्रेन के ज़्यादा विस्तृत एरिया का रोल है। तो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव हो तभी आपका शरीर सभी चीज़ों को कर सकता है, नहीं तो वो रहते हुए भी सिस्टम एक्टिव नहीं रहता। तो वैगस नर्व को एक्टिव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप गहरी सांसें लेंगे, पेट से सांसें लेंगे और अपनी मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, वैगस नर्व एक्टिव रहेगा। तो आप अपने मेंटल स्टेट को चेक किया करें कि क्या मैं रिलैक्स हूँ, अपने आप से पूछिए। हर प्रॉब्लम वाले बंदे को पता होता कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है। देखिए लाइफ में काम करना एक अलग चीज़ है,
कि हाँ मैं स्टूडियो से फ्री हुआ तो उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा, तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन अगर वो प्रोसेस में अगर कोई तनाव है कि मुझ पर कोई अटैक हो सकता है, मैं ट्रैफिक जाम में फंस सकता हूँ, अगर कोई चिंता है तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने लग जाएगा। तो काम करना तो रोज़ का काम है, लेकिन उस काम में अगर तनाव हम ले लेते हैं फिर वो ठीक नहीं है। अगर आपकी लाइफ में तनाव है तो वैगस नर्व एक्टिव नहीं है, वैगस नर्व को एक्टिव करें। वैगस नर्व एक्टिव होगा तनाव नहीं रह सकता। स्ट्रेस का एंटीडोट है वैगस नर्व, यानी कि डीप ब्रीदिंग एंड स्लो एक्सलेशन। अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा डीप ब्रीदिंग से होता है, उसके बाद स्लो एक्सलेशन से होता है, प्राणायाम से होता है, आंखों को बंद करने से होता है। आंखों से बंद करते हैं तो हम अल्फा में जाते हैं, वो अलग ढंग का मैकेनिज्म है। हम अपने सेल्फ मसाज, अपने कानों का मसाज करके वैगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को वैगस नर्व की जानकारी होनी चाहिए, उसको कैसे एक्टिव किया जाए। दुनिया से हम माइग्रेन, बीपी, हार्ट डिजीज, दर्जनों बीमारियां हम खत्म कर देंगे अगर वैगस नर्व एक्टिव रहेगा तो। वैगस नर्व का ये रोल है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने इतने जो अहम टॉपिक है जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं, जो कि है हमारी श्वास, तो जिसको हम नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं, लेकिन जिसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करते हुए उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर काफ़ी सारी चर्चा आपसे हुई, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपने क्लियर करे। लेकिन आपसे अंत में मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक छोटा सा मैसेज या क्या एक छोटी सी टिप देना चाहेंगे जिसे वो अपने जीवन में आत्मसात करके, अपनी सांसों पर काम करके अपने जीवन को सफल बनाएं? जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए है। बिल्कुल। हमेशा हम फोकस रखें, क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ने के लिए तनाव से पूरी तरह से मुक्त होना ज़रूरी है। जी। तनाव के साथ जीवन ना जिए, सही ढंग से सांस लेना सीख लें, गहरी सांसें लेना और सांसों पर ध्यान लगाना सीख लें। गहरी सांसों से अल्फा स्टेट में आना और सांसों पर ध्यान लगा के डेल्टा स्टेट में जाना। सही ढंग से सांसें लेना सीख लें, सांसों पे ध्यान लगाना सीख लें, तनाव को ख़त्म कर लें, और जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम जी सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का अधिकार सिर्फ मोदी जी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिलियनियर ही जीत सकते हैं। हमने गलत पैरामीटर सोसाइटी में बना लिए हैं। अगर हम सही ढंग से सांस लेते हैं, सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो बेस्ट लाइफ हर कोई जी सकता है। भगवान हमें दुख के साथ जीवन जीने के लिए नहीं भेजता है, हम अनजाने में दुख अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं। सही ढंग से सांस लेना, सांसों पे ध्यान लगाना हमारे जीवन से दुखों को समाप्त कर सकता है। दुख के साथ जीवन ना जिए, सही ढंग से सांस लेते हुए, सांसों पे ध्यान लगाते हुए, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, स्वस्थ जिंदगी जिए, मेरा यही मैसेज। तो जितना भी जीवन में तनाव है, स्ट्रेस है या गुस्सा है, सभी को समाप्त करने के लिए सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाना काफ़ी है। जी। संक्षिप्त में ये मैसेज आप देना चाहिए। यस। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मैसेज देने के लिए और इतना सुगम मैसेज देने के लिए शॉर्ट में, कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें टेंशन फ्री और एंजाइटी फ्री रहने के लिए क्या करना है, बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है, और फिर उसके बाद आप देखते जाइए कैसे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो दर्शकों इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आपको यदि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर आपकी बीमारियों से संबंधित कोई भी सवाल है तो वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर अपने सवाल भेजें। आपकी हेल्थ से, आपकी बीमारी से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप हमें भेजें, और आपके सवाल का जवाब हम आपको देंगे डॉक्टर से पूछो शो के अगले एपिसोड, यानी कि शुक्रवार को होने वाले Q&A सेशन में।
तो दर्शकों, मैं आपको एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ कि जब भी आप सवाल भेजें, सवाल का फॉर्मेट हमेशा रहता है। सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना होता है, उसके बाद अपनी एज, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका शहर का नाम या फिर स्टेट का नाम, उसके बाद आपकी जो बीमारी आपको हो रखी है आप वो मेंशन कीजिए। यदि एक से ज़्यादा आपको बीमारियां हो रखी हैं तो सबसे पुरानी बीमारी सबसे पहले मेंशन करें और उसके बाद जो बीमारियां हुई हैं वो मेंशन करें। और इसके साथ ही यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन कितने टाइम करते हैं ये भी मेंशन करें, जिससे कि हमें आपके सवालों के जवाब देने में आसानी होगी और आपको भी अपनी बीमारी को डायग्नोस करने में और उससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। तो दर्शकों, इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। अब लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल।